आदिवासी जो दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस, वो 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्योंकि संसद चल रहा था, इसलिए उस रीजन से नहीं मनाया जा सका। हमारे साथ अनिल जी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे के बारे में। क्योंकि 9 से आज 12 है, आज ये यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपने पूरे उस समाज को लेकर जिनसे ये बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में और पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल उपाध्याय है और मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और आईटी सेल संयोजक भी हूँ। मैंने कई अन्य पार्टियों के लिए भी आईटी का काम किया हुआ है। तो जब सर से मैं मिला और सर की जब विचारधारा को, सांसद जी की विचारधारा को जाना, तो मैं उस विचारधारा को, जो मेरा एम था, मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे कुछ करना है, वो यहाँ मैच। माननीय सांसद जी नव कुमार सरानिया जी गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं और 2014 में उन्होंने निर्दलीय शब्द दोबारा फोकस कर रहा हूँ, निर्दलीय चुनाव जीता। उस समय मोदी लहर थी, 2019 में जीता और 2024 में कम भी चुनाव ही नहीं जीतेंगे, कम से कम 50 और अन्य सांसद साथ में आएंगे, क्योंकि करीब 30 से 35 छोटी छोटी पार्टियों का पूरे देश में एक हम लोगों ने थर्ड फ्रंट बनाया है और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में वो सारे लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष लगातार लोगों के नजर में है, चढ़ा हुआ है, तो वहीं तीसरी तरफ आप एक नया सूरज उगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक ही जाएगा? हम ना इंडिया है ना एनडीए। इंडिया का यहाँ अर्थ मेरा विपक्ष का जो पूरा मोर्चा बना हुआ है उससे है, भारत देश या हिंदुस्तान देश से नहीं है। और ना हम एनडीए, हम एक तीसरा पक्ष है और तीसरे पक्ष की आवश्यकता आज के दौर में इसलिए है कि क्या हमेशा कांग्रेस, भाजपा या कांग्रेस इन्हीं का दौर चलेगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? आदिवासियों की आवाज कौन उठाएगा? आदिवासी का अर्थ ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। जैसे आपके और हमारे और प्रधानमंत्री जी के, सांसद जी के पूर्वज बहुत पहले जंगलों में रहा करते थे। हम सीधा दिल्ली में नहीं टपक गए या नोएडा में नहीं टपक गए, हमारे सबके पूर्वज जंगलों में रहते थे। फिर विकास, जैसे जैसे विकास होता गया, गांव बने, गांव से शहर बने, लेकिन आज कुछ लोग जंगल में छूट गए, उनको हम आदिवासी कहने लगे। कहीं ना कहीं छूटते ही जा रहे हैं, हर तरीके से छूटते जा रहे हैं। आज मैंने सांसद जी और इस पार्टी से जुड़कर ये जाना कि आज इतनी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, असम की नदी है, इतनी नदी बह रही है, बाढ़ की हालत है, लेकिन वहाँ के गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लोगों के रोजगार नहीं है। वहाँ के लोग दिन भर इसी में लगे रहते हैं कि सुबह से लेकर पानी ढोने के लिए। क्या आज इस शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, इस मॉडर्न युग में, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल युग की बात करते हैं, क्या वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू या किसी अन्य साधन के थ्रू उन गाँवों में पानी नहीं भिजा सकता? मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, तथ्य अवेलेबल है, जो आपको मैं दे सकता हूँ। वहाँ कई गाँव दिन भर सिर्फ पानी ढोने में लगा रहता है। बाढ़ की स्थिति ऐसी होती है जब बारिश के टाइम पे कि गांव बह जाते हैं, मवेशियां बह जाते हैं। कभी ऐसा कि उसी पानी के लिए तरस जाते हैं, कभी ऐसा कि उसी पानी में घर समा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, वो हम एक आवाज उठाना चाह रहे हैं और सांसद जी ने हमारे कल लोकसभा में भी बोला है, लोकसभा में भी मणिपुर की घटना उठाई है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उसमें सांसद जी ना पक्ष में गए ना विपक्ष में गए और जो निर्दलीय सांसद हैं तो निर्दलीय रहे और निर्दलीय वहां पे भी रहते हुए उन्होंने बोला कि मणिपुर की घटना के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए, हमारे गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए। क्या मणिपुर पाकिस्तान में है? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर वो शायद पाकिस्तान में होता तो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान छाया हुआ होता। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करता है कि पाकिस्तान में पानी है, पाकिस्तान में बिजली चली गई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने मणिपुर को नहीं दिखाया। सेकंड का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ बस एक मीडिया अगर बचा हुआ है तो वो आप ही लोगों का मीडिया है। आप लोगों को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों का मीडिया बचा हुआ है, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपके मीडिया पर भी कंट्रोल किया जाए। अच्छा सर, सरकार जो है, बात अगर कल परसों की ही करें तो प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि मणिपुर अब शांत हो गया है, लेकिन वहीं अगर उसके निवासियों से हम बात किए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ ऊपर की बात है, ये सिर्फ सरकार की बात है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सिर्फ ऊपर की बात है, वहाँ की हालत अभी भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी को स्वयं जाके, वहाँ की जनता भी आपकी है, वहाँ पर आपकी समर्थित सरकार है, आपको वहाँ जाके लोगों से बात करनी चाहिए, वहाँ की समस्या जाननी चाहिए।
वो वहाँ के लोग हैं। आप अपना समय निकालिए 10 मिनट का, आज आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप वहाँ आधे घंटे 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। पहुँच के वहाँ के लोगों को जानिए, उनको भी अच्छा लगेगा। सर, तीसरी पार्टी की अगर बात करें आपकी, तो वो जो दिया है जो सब लोगों के मन में भी जल रहा है, वो कब जो है वो यहाँ के लोगों के मन में, दिल्ली वालों के मन में जलेगा, उनको पता चलेगा कि एक तीसरी पार्टी भी है जो हमारी आवाज उठा सकती है। मैं श्री राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि श्री राम ने केवट का सहारा लिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता, केवट ने उनको नदी पार कराई। उन्होंने सबरी के बेर खाए झूठे। वो किस जाति से थे सभी लोगों को पता है। और आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो पूछते हैं, लेकिन हम उन भक्तों को छोड़ देते हैं जो वो उन जातियों से आते हैं। इसी तरीके से हमारे सांसद जी हैं, जो आप जो दिया जलाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे सांसद जी उसी श्री राम के अनन्य भक्त हैं, केवट के रूप में, जो पूरी जनता को, जो शोषित जन है, उनके उत्थान के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और मैं भविष्य में उनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा सर, आदिवासी समाज जो है वो, अभी आपने पानी का जिक्र किया, हम उससे एक सवाल उठाते हैं कि वो पानी ही भरेगा या सरकार जो है, जितनी सरकार के द्वारा दी गई चीजें हैं, जितनी पॉलिसीज हैं, क्या वो उसको समझ पा रहा है, उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, कि वो खाली बाहर ही बाहर है, जंगल के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए छूट जा रही है? देखिए, करोड़ों की पॉलिसीज बनती हैं, ऐसा नहीं है पॉलिसीज नहीं बनती, पॉलिसीज बनती हैं, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते हैं, लेकिन क्या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? क्या प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो ये पार्टी या आदिवासी की आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो जरूरत पड़ रही है, वो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ना तो उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, ना उनके पास पीने का साफ पानी है। आप लोग, हम सब लोग अच्छे माहौल में आज जी रहे हैं, ठीक है। आज रोजगार की एक बहुत बड़ी मूल समस्या है आज हमारे शहर में, लेकिन उनके पास तो वो मूलभूत समस्या है जो जिनको आज हम लोग के पास है, लेकिन उनके पास नहीं है। आज उनके पास पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार तो छोड़ ही दीजिए। पहले तो बेचारे सुबह उठते तो पानी ढोते हैं, फिर वो सोचते हैं मेरे पास खाना कहाँ से आएगा, कहाँ सोचेंगे रोजगार के बारे में? उनके पास समय नहीं है। आज हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, 200 रुपए 250 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए, आप पेट्रोल देख लीजिए कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंधभक्ति और भक्ति में बाल के बराबर अंतर है। मेरा मानना यह है कि जो भी, अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, किसी भी नेतृत्व को मानते हों, आज आप खुद को उनसे सवाल करने होंगे। आप उनसे सवाल कीजिए, आप उनसे सवाल पूछिए कि महंगाई क्यों है, ये रोजगार क्यों नहीं है। आप जिस दिन उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज आपकी जो बोर्ड की कीमत है, आपने वोट दे दिया, एक वोट की कीमत हमारे संविधान में समझाई गई है, वो बहुत बड़ी है। जो एक वोट की कीमत, आपने एक वोट दे दिया, वो नाली और सड़क के लिए नहीं है कि आपने वोट दे दिया और नाली के लिए, आपने वोट दे दिया सड़क के लिए। ये आपके आने वाले बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है। एक वोट 5 साल के लिए आप देते हैं, तो एक वोट की कीमत समझिए। वोट डालने से पहले सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आप जिस दिन ये सोचने लगेंगे, जातिवादी से उठिए, आप पार्टीवाद से उठिए और सवाल पूछिए। अभी भी समय गया नहीं है, समय बचा है। हम लोगों ने जो झेल लिया वो झेल लिया, हमारे बच्चे उनको ना झेलें, उनके भविष्य के लिए काम करिए। सोचिए कि हमें वोट कहाँ देना है, आप उसको वोट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए, आप उसको वोट कीजिए जहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है।